नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एक्ट है जो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का, इसमें जो महिलाओं के जो अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस में, ये किस प्रकार के अधिकार महिलाओं के होते हैं जब उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस उनके घर वाले करते हैं, स्पेशली उनके हस्बैंड या फिर माता पिता हस्बैंड के, या फिर जो देवर भाभी जो भी होंगी, जो पत्नी के ऊपर जो वायलेंस करते हैं, तो वो किस प्रकार के वायलेंस से डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होते हैं। ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर पत्नियों को ऐसा ही लगता है कि बस मारपीट करना मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस केस हस्बैंड पे कर सकती हूँ। बट और भी कुछ प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कैटेगरी अलग अलग होती है, तो वो कौन से होते हैं। आज हमारे चैनल पे दोस्तों हमारे मेहमान श्री एडवोकेट अभिनव कदम सर जी आए हैं। इनके द्वारा हम एक्ट में जब भी केस करना है, कौन कौन से ग्राउंड्स हमारे होंगे और क्या क्या स्टेजेस उसमें होंगी, एकदम शॉर्टकट में हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्ते महेश जी। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत आभारी है सर। और आज जो भी हम प्रश्न पूछेंगे, आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है सर, जो आप कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंस है वो आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। सर, मैं आपको सबसे पहला एक प्रश्न पूछूंगा कि सर, होता क्या है कि जब भी घरेलू हिंसाचार होता है, और हिंसाचार में जब भी पत्नी होती है, उसको ऐसा लगता है कि उनको मारपीट हुआ मतलब उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ। बस एक ही उनको समझ में आता है, जो कॉमन महिलाएं होती है, जिनको मालूम नहीं रहता है, बस मारपीट के बिना और भी कुछ ग्राउंड्स है जिसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस केस कर सकते हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि मारपीट के बिना और कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस केस किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल महेश सर, आज आपने और एक अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। तो ये जो टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके ऊपर ये ऐसा लीगली नॉलेजेबल वीडियो प्रेक्षकों को सुनना और यूट्यूब पे होना बहुत ज़रूरी है। तो महेश सर, जैसे कि आपने पहले ही पूछा कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में सिर्फ फिजिकल अब्यूज आता है क्या, तो मेरा उसके लिए आंसर है नो। क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो प्रिंसिपल कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसाचार की जो व्याख्या की है, परिभाषा की है, वो बहुत ही वाइड की है और वो इंक्लूसिव डेफिनेशन उन्होंने बनाया है। इट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल अब्यूज। अभी फिजिकल अब्यूज सिर्फ होना चाहिए क्या, तो नहीं, तो उसके साथ साथ जो वर्बल अब्यूज है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो महिलाएं हैं घर पे, उनको ताने मारे जाते हैं, उनको कभी कभी ससुर जी रहते हैं, सास रहती है, वो बोलती है हमें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, अगर लड़की होती है तो उसका राग राग करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है फिजिकल एज वेल एज वर्बल अब्यूज की डेफिनेशन में वो उसको इंक्लूड किया है। मतलब सर, अगर किसी ने ताने मारना, अगर कोई गाली गलौज करना, मतलब मानसिक प्रताड़ना करना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में आता है। और इसके अंतर्गत हर एक महिला का अधिकार है कि आपको एक रेपुटेड जिंदगी जीने का अधिकार हर एक महिला को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है। और इसकी वजह से जो वर्बल अब्यूज है वो उसके डेफिनेशन में आता है। उसके साथ साथ सर, इकोनॉमिक अब्यूज, जैसे कि हम देखते हैं कि हर स्त्री को अपने पिताजी जब कभी भी उसकी शादी होती है तो स्त्रीधन देते हैं। वो स्त्रीधन मतलब अपने जो मैरिज रहते हैं उसमें उसको एज अ डोनेशन स्त्रीधन उसके सिक्योरिटी के लिए देते हैं, और वो स्त्रीधन के ऊपर उस लड़की का ही अधिकार रहता है। लेकिन खास करके अभी देखा जा रहा है कि वो स्त्रीधन तुरंत ही घर वाले, ससुर वाले लोग मांगते हैं। तो इस सिचुएशन में उसका वो इकोनॉमिक अब्यूज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। वो स्त्रीधन ऑलवेज बिलोंग्स टू दैट वुमन, मतलब जो लड़की है उसका ही वो स्त्रीधन है। तो उस स्त्रीधन
जो मतलब उसका स्त्रीधन पे उसी उसका ही हक होगा, घर बिल्कुल वालों का बिल्कुल किसी का भी नहीं बिल्कुल। रहेगा। और आता है इकोनॉमिक अब्यूज में कि कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि हमारे घर में आप जॉब नहीं कर सकते, तो उसका जो इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है जॉब से। अभी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आईटी रिवोल्यूशन आ रहा है मेरे बहुत सारे मेट्रो सिटीज में, तो उस सिटीज में महिलाओं का अधिकार है, अगर मैं एजुकेटेड हूं तो मुझे ऑफिस जाने का अधिकार है। अगर कोई रोक रहा है तो इट ऑल्सो अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो इकोनॉमिक अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो और वर्बल अब्यूज हो, ये तो आप तीन देखे। उसके बाद है सेक्सुअल अब्यूज, मतलब जब तक लड़की का कंसेंट नहीं है तब तक आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स हर बार कर रहे हो विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ, तो इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो 4 अब्यूजेस है, वर्बल अब्यूज हो, इकोनॉमिक अब्यूज हो, उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज हो, और पहले जैसे मैंने बताया फिजिकल हरेसमेंट हो, वो तो आता ही है। तो ये 4 अब्यूज में अगर कौन सा भी घटना अपनी महिला के साथ हो रही है जाने अनजाने में, तो उसके लिए उस महिला को अपने हक के साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के अंतर्गत एप्लीकेशन करने का अधिकार है, और उसके हिसाब से उसको मुआवजा भी मिलने का और उसका सर हक आपने है। अभी बोला कि एप्लीकेशन इन सारे ग्राउंड्स पे वाइफ कर सकती है, तो ये जो एप्लीकेशन करना होता है, मान लो उस एप्लीकेशन करने का कुछ समय सीमा होता है क्या? जैसे मान लो पिछले साल अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसके रिलेटेड उसने उसके पास कुछ एविडेंसेस भी है, बट वो उसने वो फाइल नहीं किया एप्लीकेशन, तो 1 साल बाद क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है क्या? बिल्कुल, इसमें भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सर बहुत सारे फैसले में ये बताया है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अब्यूज है। जैसे कि हम सिविल में, और ये सिविल प्रोसीडिंग के तहत ही उसका कानूनी प्रक्रिया चलता है। तो जैसे कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है और कंटिन्यूसली अगर उसका हेरासमेंट हो रहा है, तो इसके लिए लिमिटेशन का प्रावधान उतना स्ट्रिक्टली नहीं माना जाएगा जितना कि हम देखते हैं हमारे सिविल केसेस में वगैरह। लिमिटेशन उतने कई कई जगह स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि आपको 3 साल में कोर्ट में जाना है, 2 साल में। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अगर कंटिन्यूसली हो रहा है, तो आप जब कभी भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस घट रहा है, तो आप कभी भी उसके लिए कुछ लिमिटेशन का बार नहीं है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिया सर। आपका एक्सपीरियंस इस केसेस में, आपने जब भी आपने बहुत सारी केसेस आप हैंडल करते हैं, इसलिए आपने एकदम पर क्लियरली ये सारी जो आंसर जो है आपने सर आपने दिया है। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा सर, जितने भी भारत के अदालतों में ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चल रहे हैं, वो केसेस की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो और एप्लीकेशन फाइल करने से लेकर जजमेंट आने तक, मतलब फाइनल ऑर्डर आने तक की क्या प्रक्रिया होती है, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर को आप समझाइए सर। बहुत ही अच्छा सवाल है सर। सब हमारे प्रेक्षकों को एक जानने की उत्सुकता होगी कि प्रोसेस कैसा रहता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उस प्रोसेस में जाने से पहले हमें ये देखना है कि उसके पहले कॉमनली आजकल की प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। जब कभी भी देखो हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है लड़की के साथ, तो लड़की को पहले तो पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। अगर पुलिस आती है तो उसके खिलाफ अपने जो हस्बैंड है, अपने जो ससुराल वाले हैं, उसके पूरा प्रॉपरली एफआईआर लिखना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं लेते हो तो एनसी तो दाखिल करनी ही चाहिए। अगर वो एनसी भी नहीं लेती है तभी भी उसको कानून के तहत कोर्ट से ऑर्डर लेने का भी अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑर्डर हम आगे आगे जाके देखेंगे कैसे लाना है, क्या करना है। लेकिन अगर एनसी होती है, एफआईआर होता है, उसके बावजूद लड़की को पहले तो एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करना है, सेक्शन 12 में इसकी डेफिनेशन दी है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके लिए आप कानूनी अपने नज़दीकी एडवोकेट की सलाह और मदद भी ले सकते हैं। और इसके साथ अगर पहले भी आप डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कुछ है वो भी ले सकते हैं, और कोर्ट भी ऑर्डर करता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट क्या क्या हुए हैं, कैसे कैसे आपके साथ प्रताड़ना हुई है। उसके लिए आपको डोमेस्टिक इंसिडेंट ऑफिसर्स जो रहते हैं, जो हर एक जिले में वो उनका डेजिग्नेटेड पोजीशन रहता है,
वो रिपोर्ट बना कर देते हैं। उसमें आपको जो जैसे जैसे आपके साथ घटनाक्रम हुआ है वैसे वैसे आप लिखित में उसे कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 12 का एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट पहले तो स्क्रूटिनाइज करता है। स्क्रूटिनाइज करने के बाद वो अपोजिट पार्टी जो भी ससुराल है, ननंद है, जो कुछ घर वाले हैं और लड़के हैं जैसे कि हस्बैंड है, उसको नोटिस निकालता है। उस नोटिस के बाद, उस समझ के बाद वो अपीयर होता है, उसको रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पे दाखिल करने का उसे मौका दिया जाता है, उसका भी पक्ष सुनने का। जैसे कि हमारे अदालतों ने बताया है कि ऑडियो अल्टरम पार्टम जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विदाउट हियरिंग अदर साइड यू कैन नॉट गिव जजमेंट। मतलब सामने वाली जो भी पार्टी है उसको सुनने का भी उसका भी हक है, तो उसको भी सुनना चाहिए। तो इस केस में आपको प्रॉपरली अपना ड्राफ्ट जो भी सेक्शन 12 का कंप्लेंट है, जो रिस्पोंडेंट के खिलाफ आप प्रेयर्स मांग रहे हैं, वो प्रॉपरली ड्राफ्ट करना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग करते समय जैसे जैसे ही आपके साथ इंसिडेंट घटनाएं घटी है और कॉज ऑफ एक्शन क्या है, अगर आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट दी है तो क्या दी है, अगर आपको कहाँ पे ताने मारा है, अगर कुछ आपका कभी कभी मेरे पास अभी भी 2 केसेस आए उसमें घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करके रखे हैं और लड़की के ऊपर हर टाइम वॉच रखा जा रहा है, तो उसका प्राइवेसी का तो सरासर उल्लंघन है। और बात बताई जाती है बाद में कि हमने हमारे घर में बुजुर्ग है इसलिए सीसीटीवी प्रोटेक्शन, लेकिन सर समझ लीजिए कि हमारे बेडरूम में आपको सीसीटीवी फुटेज रखने का, सीसीटीवी इंस्टॉल करने का अधिकार किसने दिया? बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि राइट टू प्राइवेसी हर सभी का हक है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है अगर आपके प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है। अगर कोई समझो कोई भी हस्बैंड बार बार और उसकी ननद बार बार ताने मार रही है कि आपको लड़का नहीं हो रहा है, आप इम्पोर्टेंट हो, और कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी बात चल रही है जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लड़कियां बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं घर वाले। मतलब आप किसके साथ जा रहे हो, आपका बाहर अफेयर है, ये सब बातें भी वर्बल अब्यूज में आती है। उसका मोबाइल चेक करना, उसका मोबाइल उसको ट्रैक करते रहना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सब जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन इतनी वाइड की है, और लड़कियों का क्या है कि हमारा वर्षों से ऐसा चला आ रहा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और लड़की वालों को सुनना है लड़के लोगों का, और लड़की वाले काम करेंगे, जो कुछ भी हस्बैंड बोलेगा उसको सुन लेना है। ये सब जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, उसकी वजह से लड़कियां अवेयर नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या है और उसके अंदर उसे क्या प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो अगर एक बार वो समझ जाती है तो उसके खिलाफ जो घरेलू हिंसाचार हो रहा है उसके खिलाफ वो खड़ी रह सकती है। इसके लिए ये ऐसे पॉडकास्ट जरूरी है सर। तो सर जो अपना टॉपिक था कि एक बार उसे से का मौका दिया जाता है, मतलब उसका रिप्लाई वो फाइल करेगा, हस्बैंड फाइल करेगा। इसमें भी एक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स रहता है सर, रिप्लाई फाइल करने से पहले रहता है, और बाद में भी कर सकते कभी भी कंसिलिएशन। इसके जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सिमिलर जो भी ऑफिसर होगा सिमिलर पोजीशन पे, वो सेम कोर्ट में केस चालू है तो सेम कोर्ट के सामने नहीं चलेगा कंसिलिएशन, वो दूसरे कोर्ट के सामने भेजेगा। कभी कभी फैमिली कोर्ट में एक्सपीरियंस काउंसिलर रहते हैं, उनके काउंसिलर के सामने उनका मीडिएशन प्रॉपर तरीके से उनको समझा दिया जाता है हस्बैंड का। अगर उस वहां पे सेटलमेंट होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेव इंजुरीज है, समझो कि किसी को रॉड से मारा है, किसी को अगर रिकंसिलिएशन का उसमें कुछ चांसेस ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो मीडिएशन नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप ट्रायल होगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते। तो उसमें आपको पहले लड़की का जो भी अभी राजेश वर्सेस नेहा का जजमेंट्स आया है उसमें बताया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज उसका आपको डिटेल्स मुआवजा देना है एसेट्स और लायबिलिटीज के जरिए। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या, तो हस्बैंड कभी कभी क्या कर रहे हैं कि अपना इनकम छुपा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको जाके इंटरिम मेंटेनेंस, मतलब जैसे मेंटेनेंस आप वाइफ क्लेम करती है इंटरिम, हाँ, तो वो छुपा रहे थे। इसके लिए कोर्ट ने बताया कि इट इज, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजेश वर्सेस नेहा, उसमें उन्होंने बाइंडिंग कर दिया है कि आपको एसेट्स लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है दोनों को, और उसके अकॉर्डिंगली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो एनालाइज करता है वो एसेट लायबिलिटीज, और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेंगे, इंटरिम रिलीफ देगी। तो वो एसेट लायबिलिटीज हो, इंटरिम मेंटेनेंस हो, उसके बाद आपको चीफ एफिडेविट दाखिल करना है। वो लड़की दाखिल करेगी पहले, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा,
हस्बैंड का और अपने ससुराल वालों का लॉयर। क्रॉस एग्जामिनेशन इसके लिए कि आप जो भी बोल रहे हैं तथ्य, आपके साथ जो भी डोमेस्टिक इंसिडेंट हुए हैं वो सच है या झूठ है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना उसका अधिकार है। उसका अधिकार है, बराबर। फिर इसके बाद वो हस्बैंड एविडेंस देता है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने का लड़की के एडवोकेट को अधिकार बराबर है। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट होता है। और सर अभी ये जजमेंट, अगर आप सेक्शन 31 पढ़ोगे, अगर जजमेंट हो गया और अपना फाइनल मेंटेनेंस हो गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद वो अगर फॉलो नहीं करता है तो उसमें 1 साल की जेल भी है। अच्छा, husband मतलब को। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ जेल वगैरह नहीं होता है या नहीं, फिर वो पनिशमेंट का नहीं, कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं बट है जैसे सर। मेंटेनेंस नहीं देगी तो फिर वो जेल जा सकता है, 1 साल तक जेल जा सकता है। जेल है। अच्छा, इसमें सेक्शन 31 में स्पेसिफिकली बताया है। मतलब मेंटेनेंस का कंप्लायंस ना करे तो फिर वो हस्बैंड जेल में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, इट आल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाने दो, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम जेल में बैठेंगे। तो बैठने दो जेल में। अगर आपने गलतियां की है तो वो गलती के कारण आपको जेल में बैठना है तो ये आपका चॉइस है। बहुत ही अच्छा सर, आपने आंसर यहाँ पे आप कर रहे हैं। सर इसी से जुड़े हुए और कुछ मैं प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा। उसमें से एक प्रश्न ऐसा है कि जब भी कोई महिला कानून के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उसको क्या क्या राहत मिल सकती है कोर्ट से, ये भी थोड़ा सा, मतलब क्या क्या इसमें हम क्लेम कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केस में, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए सर। बहुत ही अच्छा सवाल सर। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का है, उसके सेक्शन 18 to 22 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सेक्शन 18 अगर आप देख लिया जाए तो संरक्षण ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर उसमें दिया है। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है, तो उसके तहत सेक्शन 18 के तहत अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके तहत आप अगर महिला है तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर, जेएमएफ से ऑर्डर करता है लोकल पुलिस स्टेशन को कि उसको संरक्षण दिया जाए। अगर ऐसा घरेलू हिंसाचार हो रहा है तो वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की भी है और ये स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पुलिस प्रोटेक्शन मांगा जा सकता है, दिया जा सकता है जेएमएफसी के तहत। उसके बाद है सर रेसिडेंशियल ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर मतलब क्या है, घर में रहने का हक। बहुत सारी बात ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लड़की करती है और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है हस्बैंड की तरफ से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हस्बैंड तो निकाल नहीं सकता है, लेकिन उसकी भी डेफिनेशन सर वाइड की है। तो अगर आप ससुर के भी घर रह रहे हो तो भी ससुर वाले भी आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, मतलब जो अगर हस्बैंड है नहीं जगह पे, बिल्कुल तो आप सब ससुर के घर में भी जाकर रह सकती है। बिल्कुल। निवास का आदेश रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो कोर्ट दे सकता है और धारा 19 में उसका स्पेसिफिकली प्रावधान लिखा गया है। उसके बाद है मॉनिटरी रिलीफ। सेक्शन 20 में लिखा है मॉनिटरी रिलीफ। अगर उसको कुछ दवाइयाँ चालू है, उसको कुछ हर मंथ का कुछ मेंटेनेंस है, मतलब हर मंथ घर चलाने के लिए उसको पैसे उसका मेंटेनेंस रहेगा, तो उसका इंटरिम मेंटेनेंस देना और उसको इंटरिम मेंटेनेंस मॉनिटरी रूप में, पैसे के रूप में मिलना उसका कानूनी हक है। और ये हक के तहत सेक्शन 20 के तहत उसको इंटरिम मतलब मासिक गुजारा जो भी होगा उसका वो मॉनिटरी रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं और आपको मिलना आपका अधिकार है। उसके साथ है कस्टडी, बच्चों की कस्टडी, वो धारा 21 में डिफाइन की है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, तो अगर छोटा भी बच्चा हो तो उसका कस्टडी माँ के साथ ही रहेगा क्योंकि उसको माँ का अफेक्शन चाहिए। तो सेक्शन 21 में बोला गया है कि आपको बच्चे का कस्टडी भी मिल सकता है और उसमें हस्बैंड को भी कुछ प्रावधान दिए है। हस्बैंड भी टेम्पररी कुछ समय सीमा निर्धारित की जाती है, उस टाइम बच्चों को साथ मिलते हैं। क्योंकि क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसलिए ही है क्योंकि हस्बैंड लोग बहुत सालों से अत्याचार कर रहे हैं हमारी महिलाओं के ऊपर और ये सोसाइटी बैलेंस नहीं हो रही है। सोसाइटी में जेन्युइन केस, भले ही ऐसा भी केस हो, लेकिन हर एक महिला को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बच्चे का कस्टडी भी मिल सकता है और धारा 22 के तहत मुआवजा, जितना भी अभी समझो उसका खर्चा हो रहा है, लिटिगेशन कॉस्ट हो रहा है, उसको जाने आने के लिए कंपेंसेशन अलग से बिल्कुल वो भी मिलेगा। मतलब मेंटेनेंस के साथ कंपेंसेशन भी मिल सकता है। मेंटेनेंस मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर से। लेकिन आपको इसलिए अच्छी तरह से जो भी प्रेयर्स है, हम जब भी
अपना सेक्शन 12 का कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो उसमें स्पेसिफिकली आपकी प्रेयर्स होनी चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, मतलब आपकी क्या मांग है? यस, आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन चाहिए, आपको लड़के का मतलब कस्टडी जो आप चाहिए, पिटीशन ड्राफ्ट करोगे उसमें ये सारी प्रेयर अपने मांगना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग आपको ऐसा प्लीडिंग भी होना चाहिए। प्लीडिंग मतलब जो भी आप कंटेंशन ले रहे हैं वो भी जो आप कंप्लेंट कर रहे हो उसमें सारी प्लीडिंग होनी चाहिए। प्लीडिंग होनी चाहिए। तो 100% मतलब आपकी प्लीडिंग नहीं रहेगी तो कोर्ट भी आपको नहीं दे सकता। नहीं, अगर आपकी मांग ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है। बराबर सर। और एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आपको मैं पूछना चाहूंगा। बहुत सारी बार ये होता है कि महिला ऑलरेडी वर्किंग होती है, मतलब उसका इनकम सोर्स रहता है, बट उसका इनकम सोर्स होने के कारण जो है क्या उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, मतलब मंथली मेंटेनेंस उसको मिल सकता है हस्बैंड से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है और इसके कारण महिलाओं के साथ भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। और जो भी वर्किंग वूमन है वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर रही कि वो बोल रहे कि आई एम अर्निंग है। तो इसके लिए एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी गरिमा पूर्वक जीवन शैली, इसका एक डेफिनेशन इलॉबरेट किया है। मतलब आपको जीवन शैली, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेंटेनेंस मिलना आप हकदार है। मतलब गरिमा पूर्वक जीवन शैली मतलब समझो अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ और मेरा खर्चा 1,00,000 रुपए है, तो जो 50,000 का आपका डिफरेंस आ रहा है गरिमा पूर्वक जीवन शैली का, वो आप आपके हस्बैंड के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। तो हस्बैंड को वो अमाउंट उसको देना ही है, उसका लाइफस्टाइल इतना है। वो अगर अच्छे घर से अगर आपके घर में आ रही है तो ये इसलिए नहीं आ रही कि वो अपना लाइफस्टाइल डिक्रीज करे, वो आपके जैसे ही रहना चाहती है, आपके जैसा ही लाइफस्टाइल उसको डिमांड कर सकती है। तो ये नहीं कि वो अगर 2 BHK से 2 BHK में आ रही है और फिर से उसको अगर एक 1 रूम में आप रहने के लिए बोल रहे हो क्योंकि वो अर्निंग कर रही है, तो ये सरासर इक्विटी नहीं बैठता यहाँ पे। इसलिए गरिमा पूर्वक जीवन शैली के तहत उसको मेंटेनेंस मिलना उसका अधिकार है, और उस गरिमा पूर्वक जीवन शैली जो है उसके तहत उसको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर कोर्ट देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच इज अर्निंग, मतलब वो कितना अर्न कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं। अभी इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जजमेंट्स भी अलग अलग जजमेंट भी है, लेकिन उसमें आपको अच्छे से प्लीड करना है और वो जजमेंट। बट ऐसे भी होगा कि सर अगर वाइफ की अर्निंग 20,000 रुपीज है और उसका 20,000 रुपीज अगर मेंटेनेंस ही होगा, मान लो उसका कुछ EMI होगा या फिर उसके घर वालों को कुछ मेडिकल उसको देना होता है हर महीने में, तो ये 20,000 उसका उसी में चला जाता है, तो मतलब उसके खर्च खुद के खर्चने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचता। बिल्कुल। बट बस वो अर्निंग है इसीलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड को एक तरफा ये रहता है कि उसको 1,00,000 रुपए सैलरी रहता है, वाइफ को मान लो 20,000 रुपए है, तो हस्बैंड जैसा उसका वो स्टैंडर्ड है, वो जैसा जी रहा है वैसे ही वाइफ को भी जीने का हक है, उसी स्टैंडर्ड का उसको लाइफ जीने का हक है। सर मेरे पास एक केस आया है और उसमें सेम ऐसा ही है कि दोनों ही अच्छी तरह से रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों अर्निंग है, लेकिन हस्बैंड ने क्या किया, शुरू में ही 15-20 लाख का कार के लिए उसके ऊपर EMI लाद दिया, अरे हाँ। खर्चा कर दिया। तो कर्जा करने के बाद अभी बोल रहा है कि आपका अर्निंग इतना है, लेकिन उसका खर्चा भी उतना है ना। मतलब हस्बैंड को वाइफ ने कार लेके दी है उसकी डिमांड के यस यस, वाइफ के नाम पे हस्बैंड ने कार ली है और हस्बैंड यूज कर रहा है और ऐसा भी है कि वाइफ के नाम पे हस्बैंड ने फ्लैट लिया है। अरे, और उसका EMI वाइफ पे कर रही है, हस्बैंड अपना सैलरी लेके मस्त है, तो उसका EMI कौन चुकाएगा? वो तो हस्बैंड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाड़ी आप भी चला रहे हो, फ्लैट में आप भी रह रहे हो, तो EMI वाइफ पे कर रही है। तो आप ये अर्निंग का डिफेंस अगर वहां पे ले रहे हैं तो सरासर गलत है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपकी जीवन शैली है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अच्छी तरह से प्लीड और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाएंगे तो आपको मेंटेनेंस मिल सकता है, और ये हर एक महिला का वो अधिकार है। सर इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है सर, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न आता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस की जो केस है ये चल रही है, क्या इस दौरान हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है क्या? ऐसे भी कुछ प्रश्न आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये सरासर कानून के भी खिलाफ है। हस्बैंड ने कोई डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है ऑलरेडी और ये यहाँ पे DV भी चल रहा है,
क्या वहाँ पे डोमेस्टिक ये डिवोर्स केस उसका उसमें डिवोर्स अगर- डिक्री हो सकता अगर है? हस्बैंड ऐसा करता है तो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की केस और स्ट्रांग बनेगी। हस्बैंड लोगों ने भी याद ध्यान में रखना है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस कर दिया और आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते ऑफिशियली, क्योंकि अगर ऐसा होता है और ये एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना ही है ना। वो लड़की के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो, वो अपना हक मांग रहे हो, इन द मीन टाइम आप अगर दूसरी शादी कर रहे हो, वो तो उसको कानून बैकिंग नहीं करता है, कानून में ये सब इलीगल है। तो आप दूसरी शादी जब तक नलीफाई नहीं हो जाता है, आपको पूरी तरह से डिवोर्स नहीं मिलता है, कोर्ट की डिक्री नहीं कोर्ट की मिलती। डिक्री नहीं मिलती, तब तक डिवोर्स की डिक्री जब मिलेगी उसके बावजूद ही आप शादी कर सकते हैं। तब तक तो आपको 0% चांस है कि आप ऑफिशियली शादी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर, आपने सारे प्रश्नों के बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिए सर। ऐसे ही कुछ नए और कुछ नए एक्ट के विषय में भी हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आपको आपकी एक्सपर्टीज आप हमसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर। सर आज जो आपने यहाँ पे हमारे चैनल पे आए, आपका समय निकाल के, और जो हमारे व्यूवर्स को आपने मार्गदर्शन किया उसके लिए आपको तह दिल से आपका धन्यवाद आभारी हूँ सर। सर आज बस ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें कुछ लोगों को जो प्रश्न पड़ते हैं ये बहुत कॉमन प्रश्नों के हमने यहाँ पे बस उत्तर लिए हैं। अगर आप जो भी व्यूवर्स है, आप ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा और आपके मन में और भी कुछ ऐसे इसी से रिलेटेड और कुछ प्रश्न है तो आप यहाँ पे कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि उसके रिगार्डिंग हम अगला कोई नया वीडियो बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।